विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर, जहां हम लोग व्याकरण की कक्षाएं नियमित रूप से ले रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने विराम चिन्हों से संबंधित अध्ययन किया। इस वीडियो में हम लोग एक बार पुनः विराम चिन्हों के साथ हाजिर हैं। पिछले वीडियो में अगर देखा जाए तो विराम चिन्ह किसे कहते हैं, विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, विराम चिन्हों के अंतर्गत अल्पविराम, अर्धविराम और प्रश्नवाचक चिन्हों के उपयोग की भी चर्चा की गई। आज हम इस वीडियो में योजक चिन्ह और उसके बाद उद्धरण चिन्ह और आश्चर्य चिन्हों के प्रयोग की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं योजक चिन्ह की। तो अगर योजक चिन्ह की बात अगर करें हम लोग, तो योजक चिन्ह हिंदी में अल्पविराम के बाद सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। सबसे खास बात योजक चिन्ह की है कि हिंदी में अल्पविराम के बाद योजक चिन्ह का सबसे अधिक प्रयोग होता है और इसके दुष्प्रयोग भी बहुत से हुए हैं। ठीक है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी की भाषा की प्रवृत्ति जो है या प्रकृति जो है विश्लेषणात्मक है, संस्कृत की तरह संश्लेषणात्मक नहीं है। और हिंदी में सामासिक पदों या शब्दों की अधिकता के कारण, ठीक है ना, अधिकता के कारण इसका प्रयोग हिंदी में अधिक होता है और संस्कृत में योजक चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इसके प्रयोग की क्या आवश्यकता है, तो इसके प्रयोग की बड़ी महती आवश्यकता है, क्योंकि इसके प्रयोग से जो है किसी शब्द के उच्चारण अथवा वर्तनी को स्पष्ट करता है और उसका उच्चारण अथवा उसके अर्थ को योजक चिन्ह जो है चमका देता है। जैसे उपमाता एक शब्द है, इसका अर्थ है उपमा देने वाला, और इसका एक और अर्थ है कि सौतेली माँ। यदि अगर हम कहें कि उपमाता में उप और माता के बाद योजक चिन्ह लगाते हैं, उपमाता में योजक चिन्ह अगर लगाएं तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा सौतेली माँ, और नहीं लगाते हैं तो इसका अर्थ जो है हो जाएगा उपमा देने वाला। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि योजक चिन्हों का प्रयोग हिंदी में बहुत ज़रूरी है। और अगर अब बात करें हम कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इसके ढेर सारे नियम हैं, एक एक करके हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कहा गया है कि जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हों और जिनमें और अनुक्त या लुप्त हो, वहाँ योजक चिन्ह लगता है। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हो और जिनमें और शब्द जो है अनुक्त या लुप्त हो, वहाँ योजक चिन्ह लगता है। जैसे दाल रोटी और रोटी कपड़ा आदि। इस तरीके से यहाँ पर रोटी और कपड़ा, दाल और रोटी, उसके बाद आगा या पीछा, बेटी या बेटा, ठीक है ना, बेटी और बेटा, ऊंच या नीच, इस तरीके से जो है योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। और अगर बात करें दूसरे नियम की, तो दो विपरीत अर्थक शब्दों के बीच में भी योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे पुरुष और स्त्री, जैसे पुरुष स्त्री, पाप पुण्य, ये इसके उदाहरण हैं। ठीक, और फिर अगर बात करें तो जब दो शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो, जब दो शब्दों में एक सार्थक हो और दूसरा निरर्थक हो, तो वहाँ भी योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे परमात्मा और आमात्मा, परमात्मा आमात्मा। ठीक, वैसे ही और उदाहरण है इसके उल्टा पुल्टा, अनाप शनाप, ये सब इसके उदाहरण है। रोटी वोटी, खाना वाना, जहाँ पर एक शब्द का अर्थ सार्थक हो दूसरे का निरर्थक हो, दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। अब आगे कहें तो जब दो शुद्ध संपृक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हों, जब दो शुद्ध और संपृक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हों, तो दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे पढ़ना लिखना, उठना बैठना, पढ़ना लिखना, उठना बैठना, हंसना खेलना। ठीक, हंसना खेलना, ये संपृक्त क्रियाएं जब एक साथ आती हैं तो वहाँ पर भी योजक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, और भी इसके नियम हैं। जब एक ही संज्ञा दो बार प्रयुक्त हो
तब संज्ञाओं के बीच में योजक चिन्ह लगता है, इसे द्विरूक्त कहते हैं। गली गली, नगर नगर, द्वार द्वार, गांव गांव, शहर शहर। ठीक वैसे ही और नियम है, परिमाणवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषणों में प्रयुक्त दो अव्ययों तथा ही, से, का, ना आदि, ठीक है, के बीच में भी योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे बहुत बहुत, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा बहुत, कम कम, कम वेश, धीरे धीरे, ठीक है, जैसे तैसे, इस प्रकार से। और अगर बात करें आगे तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जब दो पद एक साथ प्रयुक्त हों, निश्चित संख्यावाचक शब्द में जब दो पद एक साथ प्रयुक्त हों तब दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे 2 4, ठीक है, 1 1, 1 2, 4 4, 9 10, ठीक। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जब सा, से आदि जोड़े जाते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जब सा, से आदि शब्द जोड़े जाते हैं तो वहाँ पर भी योजक चिन्ह लगता है। ठीक, और भी नियम है, गुणवाचक विशेषण में भी सा जोड़कर योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे बड़ा सा पेड़, बड़े से बड़ा व्यक्ति, है ना, ठिगना सा आदमी। ठीक, वैसे ही जब किसी पद का विशेषण नहीं बनता, जब किसी पद का विशेषण नहीं बनता तो उस पद के साथ संबंधी पद जोड़ करके दोनों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, जैसे भाषा संबंधी, पृथ्वी संबंधी, जल संबंधी, थल संबंधी। इसका एग्जाम्पल चाहे मैं लिखूं या ना लिखूं, ठीक है, ये आपको ध्यान से सुनते रहना है। उसके बाद आगे अगर बात करें कि योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होता है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो है बिंदु है, इस पे हमें ज़रूर जान लेना चाहिए। तत्पुरुष समास में ज़्यादातर लोग जो है लगभग सभी तत्पुरुष समास के उदाहरण में योजक चिन्ह लगा देते हैं, जो कि पूर्णतया सही नहीं होता है। जैसे राजमंत्री, गंगा जल, शोकाकुल, ठीक है, और शरणागत, पाकिट मार, इन सब शब्दों के बीच में एक जो है योजक चिन्ह लगा दिया जाता है, जो कि त्रुटिपूर्ण होता है। कर्मधारय समास से बने शब्दों के प्रयोग में भी असावधानी बरतने पर जो है कुछ लोग योजक चिन्ह लगा देते हैं, जो कि सर्वथा संगत नहीं होता है। अव्ययी भाव समास में भी योजक चिन्ह का बहुत दुष्प्रयोग हुआ है। जैसे दिन रात, है ना, ये रात भर, यथास्थान, मुहामुह, इन सब में अगर योजक चिन्ह लगता है तो ये कहीं ना कहीं असंगत हो जाता है। ठीक है, दिन रात में जो है योजक चिन्ह नहीं लगेगा और दिन रात दोनों मिलाकर लिखा जाता है, रात भर, यथास्थान। और उसके बाद पहले पहल, रातों रात, उपनगर, इन सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरणों में भी योजक चिन्ह नहीं लगाया जाता है। अगर बात करें द्विगु समास से बने सामासिक पदों में तो इसमें भी योजक चिन्ह नहीं लगाया जाता है। जैसे सप्तलोक है ना, त्रिभुवन है, पंचवटी है, नवग्रह है, ये सब द्विगु समास के उदाहरण हैं। इनके मध्य जो है किसी भी दशा में हम लोग योजक चिन्ह नहीं लगाते हैं। ठीक, उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह की। प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है। पिछले वीडियो में भी मैंने इसे बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जहाँ प्रश्न करने या पूछे जाने का बोध हो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। जहाँ स्थिति निश्चित ना हो वहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। व्यंग्य उक्तियों में, व्यंग्य की उक्तियाँ जो होती हैं उसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। व्यंग्य उक्ति का तात्पर्य है कि जहाँ कटाक्ष किया जाए किसी के ऊपर, जैसे जहाँ घुसखोरी का बाजार गर्म है वहाँ ईमानदारी कैसे टिक सकती है, तो कैसे टिक सकती है के अंत में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अब अगर बात करें आश्चर्य सूचक चिन्ह या विस्मयादिबोधक चिन्ह की, तो इसका प्रयोग हर्ष, विषाद, विस्मय, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि के भाव व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित स्थितियों में होता है। कौन कौन सी स्थितियां हैं? आह्लाद सूचक शब्दों, पदों या वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग होता है। जैसे वाह तुम्हारे क्या कहने, जैसे वाह तुम्हारे क्या कहने, तुम्हारे क्या कहने। ठीक, ये जो चिन्ह होता है पाई खींचने के बाद यहाँ बिंदी ज़रूर रखनी होती है, क्योंकि अगर आप पाई खींचने के बाद बिंदी नहीं रखते हैं तो वो पूर्ण विराम का चिन्ह माना जाएगा। उसके बाद अपने से बड़े को सादर संबोधित करने में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। कौन से चिन्ह का? विस्मयादिबोधक चिन्ह का। ठीक, जहाँ अपने से छोटों के प्रति शुभकामनाएं, सद्भावनाएं प्रकट की जाए वहाँ पर इसका जो है प्रयोग होता है। जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारा भला करे शब्द के वाक्य के अंत में
इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जहाँ मन की खुशी व्यक्त की जाए वहाँ पर भी इसका प्रयोग होता है। जैसे तुम्हारी जीत होकर रही, शाबाश। ठीक है। अब अगर बात करें तो अगला जो विराम चिन्ह है वो उद्धरण चिन्ह है। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, उद्धरण चिन्ह। ठीक है। इसके दो रूप होते हैं, पहला इकहरा, दूसरा दुहरा। इकहरा या दुहरा, इनके प्रयोग के संबंधी जो नियम है उसके बारे में बात करेंगे। जहाँ किसी पुस्तक में कोई वाक्य या अवतरण ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहाँ दूसरे या दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। और जहाँ विशेष शब्द, पद, वाक्य, खंड इत्यादि उद्धृत किए जाने होते हैं वहाँ इकहरे उद्धरण लगते हैं। जैसे जीवन विश्व की संपत्ति है, जैसे जीवन विश्व की संपत्ति है, जीवन विश्व की संपत्ति है, जीवन विश्व की संपत्ति है। ये वाक्य जो है जयशंकर प्रसाद जी का है। इसको अगर ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाएगा तो वहाँ दोहरा उद्धरण चिन्ह लगेगा। ठीक है। कामायनी की कथा संक्षेप में लिखिए। कामायनी की कथा ये पुस्तक का नाम है, इसके लिए इकहरा उद्धरण चिन्ह प्रयोग किया जाएगा। कामायनी की कथा संक्षेप में लिखिए। ठीक है। उसके बाद पुस्तक, समाचार पत्र, लेखक का उपनाम, लेख का शीर्षक इत्यादि उद्धृत करने के समय इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे किशोर भारती का प्रकाशन हर महीने होता है। ठीक है। जूही की कली का सारांश अपनी भाषा में लिखिए। ठीक है। अब अंतिम जो नियम है उद्धरण चिन्ह का, महत्वपूर्ण कथन, कहावत, संधि आदि को उद्धृत करने में दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे भारती ने कहा था, देश की राष्ट्रीय साहित्य चाहिए, देश को राष्ट्रीय साहित्य चाहिए। ये पूरा का पूरा वाक्य जो है दोहरे उद्धरण चिन्ह में होगा। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।